Hello students, welcome to Digital Lessons from the House of Navankur। आज हम पढ़ेंगे ठोस आकारों का चित्रण। आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे। आइए हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। घनाभ किसे कहते हैं? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान होती है, अर्थात इसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। तो हमें पता है आयत में लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे ही घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। नीचे हम आकृति में देख रहे हैं, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है, अलग अलग है, तो इसे हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। अब हम देखते हैं घन। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो, अर्थात प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो, उसे हम क्या कहते हैं? घन। हमें पता है वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब कैसी होती है, बराबर होती है, मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से घन है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान होती है। तो हम देख रहे हैं नीचे आकृति में एक घन बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है, समान है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काटकर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ हमें कुछ आकृतियाँ दी हैं, इनसे हमें बताना है किन आकृतियों से हम घन बना सकते हैं। तो हम देखते हैं उत्तर। दूसरा, तीसरा, चौथा और छठे का प्रयोग करके घनों को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। पासे ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु अंकित होते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग सदैव 7 होता है। यहाँ पासे को बनाने के लिए जो 2 जाल दिए जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ग में लिखिए संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। तो यहाँ हमें 2 जाल दिए हुए हैं, इनमें कुछ वर्ग भरे हैं और बाकी के वर्गों को हमें खुद भरना है। यह याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग सदैव 7 होता है। रिक्त स्थानों पर उपयुक्त संख्याएं लिखिए। तो हम देखते हैं उत्तर। और यहाँ हमसे कहा गया है पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग सदैव 7 होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे नीचे क्या दिया हुआ है? 6। तो इसका सम्मुख फलक क्या होगा? सबसे ऊपर वाला। तो हमें टोटल पता है कितना होता है सम्मुख फलकों की संख्या का योग? 7। तो 6 हमें दिया हुआ है, तो 7 लगने के लिए हम क्या करेंगे? 1 और लिख देते हैं वर्ग में। तो 1 और 6 कितने हो जाएंगे? 7। फिर हम देखते हैं 5। 5 के बाद हम देखेंगे 4 लिखा हुआ है, तो उसको छोड़कर दूसरे वर्ग में हम लिखेंगे 2। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। इसी प्रकार से हम 4 के पास वाले बॉक्स को छोड़कर उसके अगले बॉक्स में लिखेंगे 3। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो इस तरह से हमारा एक जाल पूरा हो जाता है। फिर हम देख रहे हैं दूसरा। तो दूसरे जाल में हमें ऊपर दी हुई हैं संख्याएं वर्ग में 1, 2, 3। तो यहाँ भी हम एक वर्ग को छोड़ के दूसरे में 7 को पूरा करने के लिए जो संख्या आ रही है वो लिखेंगे। तो पहले में हमें दिया है 2, तो हम उसके बगल में लिखा हुआ है 1, तो उसको छोड़कर हम नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे? 5। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। क्योंकि 2 वाला वर्ग और 5 वाला वर्ग कैसे हैं? एक दूसरे के सम्मुख। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 3। तो 3 के सम्मुख फलक में हम 7 को पूरा करने के लिए कौन सी संख्या लिखेंगे? 4। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। फिर हम देखते हैं 1। तो 1 का जो सम्मुख फलक होगा तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 6। तो 6 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 7। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जाल भी पूरा हो गया।
अब है प्रश्न 3। क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। हमें पता है एक पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग 7 होता है। तो इसी प्रकार से हम इस जाल में देखेंगे कि इस जाल में सम्मुख फलकों की संख्या का योग 7 है या नहीं। नहीं, ये पासे के लिए एक जाल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग सदैव 7 होता है, परंतु 1 के सम्मुख 3 है और 4 के सम्मुख क्या है? 6। तो 1 और 3 क्या होंगे? 4, और 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। तो इस प्रकार से ये दोनों ही स्थितियों में योग 7 नहीं है, तो ये पासे के लिए एक जाल नहीं हो सकता। अब है हमारा प्रश्न 4। यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है। इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं। यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं? 2 पृथक पृथक चित्र दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गाकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम 2 विभिन्न विधियों से एक घन बना सकते हैं, जो हमें उत्तर में दी हुई हैं। 2 विभिन्न विधियां। अब है हमारा प्रश्न 5। जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। तो पहला हमें दिया है एक घनाभ। तो हम देखते हैं इस घनाभ से कौन सी आकृति बन सकती है, जो दूसरे नंबर पर दी है। फिर है बी पर हमें एक बेलन दिया हुआ है, तो इससे कौन सी आकृति बन सकती है, जो तीसरे नंबर पर दी है। फिर है सी, तो यहाँ हमें एक शंकु दिया हुआ है, तो इससे कौन से नंबर की आकृति बन सकती है? चौथे नंबर वाली। फिर हमें दिया है डी, एक प्रिज्म, तो इससे कौन सा जाल बन जाएगा हमारा, जो पहले नंबर पर दिया है। तो इस तरह से हमारे ठोस और ठोसों के जालों का मिलान पूरा हो जाएगा। अब है हमारा पहला प्रश्न। एक समदूरी बिंदुकृत कागज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र खींचिए। तो हम समदूरिक चित्र खींचते हैं, तो इसके लिए हम उत्तर देखते हैं। पहले का हम समदूरिक चित्र खींचेंगे, तो जैसा कि हमें दिख रहा है आकृति में, इस प्रकार से हम पहले का समदूरिक चित्र खींचेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और इसी प्रकार से चौथे का समदूरिक चित्र खींचते चलेंगे। अब है हमारा प्रश्न 2। किसी घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इन घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। तो हम देखते हैं उत्तर। तो सबसे पहले हमें जैसा घनाभ दिया है वैसा हम बनाएंगे। तो घनाभ की विमाएं क्या होंगी? पहले 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है इसी घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। तो हम लिखेंगे घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र निम्नलिखित हैं। तो जिस प्रकार से हमारे ये 3 चित्र बने हैं, उसी प्रकार से हम 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींच देंगे। अब है हमारा प्रश्न 3। 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक त्रियक अथवा एक समदूरिक चित्र खींचिए। तो हम घनाभ का एक त्रियक चित्र खींचेंगे, जिसमें हम 2 सेंटीमीटर लंबाई के 3 घनों को मिलाकर एक घनाभ का चित्र खींचेंगे। फिर इसके बाद हम घनाभ का एक समदूरिक चित्र खींचेंगे, जो कि इस प्रकार से होगा। अब है हमारा प्रश्न 4। निम्नलिखित समदूरिक आकारों में से प्रत्येक के लिए
एक तिर्यक चित्र खींचिए। तो अब हमें समदूरिक चित्र दिए हैं, अब हमें इनसे तिर्यक चित्र बनाने हैं। तो जिस प्रकार से हमें उत्तर में दिए हैं उसी प्रकार से हम तिर्यक चित्र खींच देंगे। अब है हमारा प्रश्न 5। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए नंबर 1 है एक तिर्यक चित्र, नंबर 2 है एक समदूरिक चित्र खींचिए। फिर हमें ए दिया है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ। क्या आपका चित्र आदती है, ये हमें बताना है। फिर है बी 4 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाला एक घन। तो सबसे पहले हम ए के लिए एक तिर्यक चित्र खींचेंगे और एक समदूरिक चित्र। तो ए में हमें दिया था 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमा वाला एक घनाभ खींचना है। तो हम सबसे पहले घनाभ का एक तिर्यक चित्र खींचते हैं जो कि हमें पहले में दिया है। फिर हम समदूरिक चित्र खींचेंगे जो कि हमें दूसरे में दिया है। अब हम देखते हैं बी 4 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाला एक घन। तो हम 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक घन खींचते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक तिर्यक चित्र खींचेंगे जो कि पहले में दिया है। फिर हम इसका एक समदूरिक चित्र खींचेंगे जो दूसरे में दिया हुआ है। इस प्रकार हमारा 5वां प्रश्न पूर्ण हो जाएगा।